नमस्कार, आज ब्रिज की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। भारतीयों को अब अवसर की तलाश में नहीं जाना पड़ेगा विदेश। प्रधानमंत्री ने प्रवासियों से कहा, देश में अपार संभावनाओं का उठाएं फायदा। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने भेजी केंद्र को रिपोर्ट। गवर्नर रूल का विकल्प। उमर अब्दुल्ला नहीं चाहते कार्यवाहक मुख्यमंत्री का पद। पेरिस में फिर हमला, एक महिला पुलिसकर्मी की मौत। शार्ली एब्दो पत्रिका के दफ्तर पर हमला करने वाले 2 संदिग्धों की तस्वीरें जारी, एक का आत्मसमर्पण। श्रीलंका के राष्ट्रपति चुनाव में 70% से ज्यादा मतदान, रिकॉर्ड तीसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति राजपक्षे को सिरिसेना से कड़ी चुनौती। और लेह में -16 डिग्री पर पहुंचा पारा। उत्तर भारत में लौटी सर्दी, कोहरे से ढके शहर, 100 से ज्यादा ट्रेनें और कई फ्लाइट्स लेट। और अब पहली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अवसरों के लिए अब भारतीयों को विदेश जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने देश में ही भरपूर संभावनाएं हैं, मौके हैं। प्रधानमंत्री 13वें प्रवासी भारतीय दिवस के उद्घाटन पर बोल रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को गांधीनगर में 13वें प्रवासी भारतीय दिवस का औपचारिक उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय से देश की कामयाबी में योगदान की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीयों को अपनी प्रतिभा के लिए अब देश में ही अवसर मिलेंगे। अब भारत की धरती पर संभावनाएं आपका इंतजार कर रही है। भारत एक नए सामर्थ्य के साथ उठ खड़ा हुआ है और विश्व भारत के प्रति बहुत आशा भरी नजरों से देख रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार विदेशों में भारतीय मिशन से ऑनलाइन संपर्क के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्राधिकरण बनाने की तैयारी कर रही है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने देश के विकास में प्रवासी भारतीयों का सहयोग मांगा। We welcome entrepreneurs, investors and professionals from the diaspora to partake in our endeavor to develop the motherland and restore it to its past glory. समारोह को मुख्य अतिथि गुयाना के राष्ट्रपति डोनाल्ड रामोतार और दक्षिण अफ्रीका की विदेश मंत्री मैते नकुआना मशाबेन ने भी संबोधित किया। The support of my government for India's candidature for a permanent seat on an expanded Security Council. In both South Africa and India, to address the triple challenges that Gandhiji and Mandela have been fighting for and sacrificed their lives for. इस मौके पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अफ्रीका से आने के 100 साल पूरे होने पर विशेष डाक टिकट और सिक्के भी जारी किए गए। समारोह के आखिरी दिन उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के विकास में योगदान देने वालों को प्रवासी भारतीय पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए मेरे साथ खास मेहमान स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं वीबी सोनी, जो कि एम्बेसडर रह चुके हैं कई देशों में। स्वागत है आपका वीबी सोनी जी। सबसे पहले ये बताइए कि कई लोगों की निगाहें या जानकारों की निगाहें कहें इस बात पर लगी हुई थी कि यूपीए के फिलहाल 10 साल के कार्यकाल के बाद अब एनडीए सरकार आई है, तो कितना अलग होने जा रहा है प्रवासी दिवस? आज आपको किस तरह के इम्प्रेशंस मिले? देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस जो बनाना शुरू किया था आज से 2003 में था। मैं पहले में अटेंड भी किया था मैंने। उसके बाद 2-3 चीज़ें होती गई, लेकिन उसमें कोई नया मोड़ नहीं लाया गया। तो लोग बहुत बोर हो रहे थे। जितने भी भारतीय के मूल के लोग हैं वो कह रहे क्या हर चीज़ बात वही रिपीट कर रहे हो, हम काहे के लिए आए? आप हमारे जो इश्यूज हैं वो एड्रेस नहीं कर रहे। हमारी प्रॉब्लम है वीज़ाज़ की, वो नहीं एड्रेस कर रहे। और जो इंसेंटिव आप देना है वो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इस पर ये देखा है उन्होंने कि मोदी जी जब गए थे अपने दौरे पर, विदेश दौरे पर, खासकर अमेरिका में मेडिसन स्क्वायर में, उन्होंने एक अश्योरेंस आश्वासन दिया था कि मैं 2-3 चीज़ें करूंगा आपके लिए। एक तो सबसे पहले जो आपको प्रॉब्लम है वीज़ाज़ की वो मैं करूंगा। OCI और PIO का दोनों को मिला के उनका हो जाएगा। और दूसरा, एंटायर लाइफ के लिए वैलिडिटी हो जाएगी। तीसरा कि आपको वहाँ पर पुलिस स्टेशन नहीं जाना पड़ेगा उन चीज़ों को। तो ये चीज़ जब उन्होंने अनाउंस की तो उनको काफ़ी हुआ।
लेकिन दूसरी और भी चीज़ है, ये तो सहूलियत की बात है, लेकिन मोदी जी चाहते हैं कि भारत में कुछ इन्वेस्टमेंट भी आए और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी हो, जो कि पहले उम्मीदों की बात कर लेते हैं कि पहले एनआरआईज क्या चाहते हैं। तो चलिए, आपने ये बात कही कि कुछ ना कुछ जरूर आगे बात बढ़ रही है, लेकिन उनकी उम्मीदें तो ये हैं कि उनको वोटिंग राइट्स भी मिले और उम्मीद ये भी है कि डुअल सिटीजनशिप मिल जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं दक्षिण एशिया के ज़्यादातर देशों में अब ये हो गया है, पाकिस्तान को भी मिला लें अगर, तमाम देशों में अब फिलहाल डुअल सिटीजनशिप की प्रक्रिया चल गई है। ऐसा है कि हमारे लिए खासकर सिक्योरिटी कंसिडरेशंस है, सबको समझना चाहिए कि हमको एक सिस्टम अपनी पोजीशन पे लाना है उससे पहले कि हम दे सकें डुअल सिटीजनशिप। सिक्योरिटी स्क्रीनिंग प्रोसेस भी हमारे पास, तो वो चीज़ उन्होंने मेरे ख्याल शुरुआत हो गई है, उसमें समय लगता है, तो इसलिए मेरा ख्याल है सिर्फ इट्स अ क्वेश्चन ऑफ टाइम। यानी आप ये कह रहे हैं कि रास्ते पे चल पड़े हैं, रास्ते पे चल पड़े, यानी कि कुछ समय में ऐसा हो सकता है कि डुअल सिटीजनशिप भी हो जाए और वोट करने का अधिकार मिल जाए। वोट करने का उसके बाद आएगा। हाँ, लेकिन कुछ लोग इसके बारे में काफ़ी स्केप्टिक भी हो रहे हैं। उन्हें आशंका ये है कि भारत से बाहर रहने वाले लोग, चाहे उनकी जड़ें भारत में ही हैं, लेकिन अब कई पीढ़ियों से बाहर रह रहे हैं और वोटिंग अधिकार मिलने का मतलब कहीं ना कहीं भारत के जो बिल्कुल आंतरिक मामले हैं उनमें एक दखल। ये रिस्क लेना पड़ेगा, खासकर डेमोक्रेसी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज हमारा ओपन सोसाइटी है और उसमें जो मुद्दे लाए जाते हैं, हमारे जो इलेक्टोरेट है वो बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है, औरत हो या आदमी हो, तो बड़े सोच समझ के करते हैं। तो अगर वो आप चाहते हैं कि वो यहाँ आके इन्वेस्टमेंट करें और सारा हिंदुस्तान के लिए और चीज़ काम करें, तो उनको ये चीज़ बेसिक राइट तो यही है कि उनको खुशी यही होती है, झंडा फहराते हैं अपनी बिल्डिंगों के पास, तो कम से कम ये राइट तो उनको मिलना चाहिए। एक और मुद्दा जो ये था कि अलग अलग देशों में रहने वाले अलग अलग ब्लॉक्स बन गए एनआरआईज के, कि वेस्ट में जो एनआरआईज रहते हैं, इधर गल्फ में जो एनआरआईज रहते हैं, फिर बिल्कुल अंडर डेवलप्ड देशों में जो एनआरआईज रहते हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं भेदभाव का रवैया है भारतीय सरकार का, कम से कम एनआरआईज का ये कहना है। क्या आपको लगता है कि इस बार इस खाई को पाटने की कोई कोशिश हुई है, या आपको लगता है कि फिलहाल तस्वीर वैसी है? नहीं, ऐसा है कि उनका कहना भी जायज़ है। मैं तो बाहर रह चुका हूँ, तो मुझे मालूम है कि हमारे वी आर वेरी रीजनलिज्म काफ़ी है, क्योंकि कई मुल्कों में जाएंगे तो उन एसोसिएशन बनी हुई हैं, कोई आपकी पंजाबी एसोसिएशन है, कोई मलयाली एसोसिएशन है, ऑल दोज थिंग्स जब बाहर जाते हैं तो आपको भूल जाना चाहिए। मैं एक मुल्क में था भारत का राजदूत, वो था फिजी। फिजी में कितने लोग बाग गए हैं वहाँ से भारतीय मूल के, लेकिन वहाँ चीज़ मैंने बहुत डिफरेंट देखी दूसरे कंट्री के हिसाब से, कि वहाँ पर लोग बाग अपने रीजनल डिफरेंसेस भूल गए हैं, उन्होंने हिंदी को ही अपनाया है। सारे जितने भी वहाँ पे हैं उनको और कोई भाषा नहीं आती, वहाँ पर तमिल भी हैं, कुछ आंध्राइट भी हैं, और हर मुल्क से हर एरिया से, लेकिन उन्होंने शुरू किया है कि हिंदी में ही हो। वो that should be our model to my mind। चलिए, अब इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे, कारोबार की जो सबसे अहम बात है इसमें नरेंद्र मोदी खुद कह के आए हैं, प्रधानमंत्री मेडिसन स्क्वायर में भी कहा, ऑस्ट्रेलिया में भी जाके उन्होंने कहा है। देखिए, अलग अलग हित हैं, एनआरआईज अपने नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें क्या हासिल होगा भारत में। क्या जिस तरह के वादे हो रहे हैं, मेक इन इंडिया की बात हो रही है, इन्वेस्टमेंट हब बनाने की बात हो रही है भारत को, कि एनआरआईज जो हैं, जो हमारे लिए एक बड़ा रिसोर्स हैं, उसको कैसे इस्तेमाल किया जाए भारत के जरिए, लेकिन दूसरी तरफ एनआरआईज जो अपना हित देख रहे हैं यहाँ पर, आपको लगता है कि क्या ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है या कहीं ना कहीं रास्ते में आ रहा है? इसमें ऐसा है कि एक तो सबसे पहली बात यह है कि भारत मूल का आदमी यहाँ आएगा इन्वेस्टमेंट के लिए। इन्वेस्टमेंट जब लाएगा जबकि वो श्योर है कि यहाँ पर सिक्योरिटी है, उनके जो जितने भी इन्वेस्टमेंट जो की हुई हैं वो कम से कम उनके ऊपर कोई ऐसी डिसीजन और ऐसी पॉलिसी नहीं लाएंगे, ना डूब जाए उनका। हाँ। देखिए, जैसे वोडाफोन का केस था, वो इतना डैमेजिंग था हिंदुस्तान के लिए, बहुत सारे लोग बाग, नॉट सिर्फ यही नहीं कि तो निपट गया मामला, अब निपट गया है, लेकिन क्यों हुआ गया, तो ऐसी चीजें वो मोदी जी बहुत इन चीज़ों में उनका ध्यान रहता है और वो चाहेंगे कि इस तरह की चीज़ें उनके खिलाफ नहीं आए। तो कहने का मतलब ये है कि वो एक तो यहाँ पर आएंगे तब जबकि उनको सारी सहूलियत हो रही हैं और एक एक स्टेप देख रहे हैं कि सरकार का जो रवैया है वो बहुत बिजनेस फ्रेंडली है। जब बिजनेस फ्रेंडली है और वो उनसे सुन रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं और जो कुछ उनको चार्टर दिया जाता है, जो उनकी डिफिकल्टीज हैं, ही इज एड्रेसिंग देम, तो वो कॉन्फिडेंस वापस आ गया है। मेड इन इंडिया में सबसे ज्यादा योगदान उनका होगा, लेकिन उनको भी थोड़ा समय दीजिए। लेकिन ये विश्वास कैसे बनेगा? पिछले 7-8 महीने में घरेलू जो आर्थिक हालात हैं उनमें तो ऐसा कोई बहुत तब्दीली नहीं आई है, तो ये विश्वास कैसे बनेगा? खाली प्रधानमंत्री के कह देने से या जमीन पर नतीजे भी चाहिए? प्रधानमंत्री के जो पर्सनैलिटी है और जो कमिटमेंट है और सेल्फ कॉन्फिडेंस है और जो चीज कह रहे हैं वो दे रहे हैं, तो और क्या चाहिए? क्योंकि आप सिर्फ इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसी देंगे
और उनके मुश्किलों को सुनेंगे और उनको एड्रेस करेंगे। जब वो एड्रेस हो गई तो वो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये आप ध्यान रखिए कितना हमारे मिडिल क्लास यहाँ पर है और उनके जो मार्केट जो है उनके लिए कितनी सारी होगी। तो इसलिए उनके तो यानी अभी तक जो कहा जाता था कि भारतीयों का एक अमेरिकन ड्रीम होता है, अब क्या अमेरिकन जो भारतीय हैं उनका एक इंडिया ड्रीम वापस आ रहा है? मैं ये बता रहा हूँ कि आपका रिवर्स ब्रेन ड्रेन हो रहा है, कि जो यहाँ से गए थे हो रहा है या होने वाला है? नहीं, हो गया है, हो गया है। यानी पिछली सरकार में शुरू हो गया था। हाँ, शुरू हो गया था। वो क्यों? क्योंकि जब हिंदुस्तानी वहां जाके गए, वहां पे काफी साल रहे, अब उनके बच्चे बड़े हो गए, तो इसलिए वो चाहते हैं कि हम वापस अपने मूल में आए और जो चीजें उन्होंने वहां सीखी हैं, जो इनोवेशन करी हैं या एंटरप्रेन्योरशिप है या बिजनेस है, वो लाके यहाँ मॉडल को अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करें। उनका जो है अटेंशन ये है कि आपके पास जो परचेजिंग कैपेसिटी मिडिल क्लास की वो कितनी सारी है, 350 मिलियन के करीब है। तो इसलिए मेड इन इंडिया सक्सेस होगा, क्योंकि जब उनकी दिखाई देगा कि वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में तो उनको मार्केट है नहीं, हिंदुस्तानियों के पास पैसा भी है और खर्च भी करते हैं। लेकिन एम्बेसडर सोनी, ये तो बात रही कि किस तरह से कारोबारी एक लिंक हो सकता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि राजनीतिक तौर पर भी प्रभावित करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तादाद भी ज्यादा है और ताकत उससे ज्यादा है? ये चीज नहीं होनी चाहिए मेरे विचार में, क्योंकि जो पॉलिटिक्स है वो इंटरनल पॉलिटिक्स में मैं इसकी सहमत नहीं हूँ। जरूर करेंगे वो, होगा क्योंकि अगर यहाँ बिजनेस कार आ रहे हैं तो यहाँ पर कुछ सिस्टम ऐसा भी है कि थोड़ा लॉबीज हो जाए, तो ये चीज है। क्योंकि वेस्ट में तो लॉबी का तो दस्तूर है कि लॉबीज भी हुआ करती हैं और खासकर राजनीति में तो ये चीज को हमें ध्यान से रखना पड़ेगा। अच्छा, सांस्कृतिक और सामाजिक तौर पर आप किस तरह का दखल देखने की उम्मीद कर रहे हैं? आपको लगता है कि किस तरह का रिश्ता होना चाहिए? ये तो बहुत, देखिए, एक तो संस्कृत के ऊपर उन्होंने योग दिया, वैदिक एज के जो जितने भी लिटरेचर है उनको, ये चीज़ें वहाँ पर बाहर जो रहते हैं उनके बच्चों को बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है उनके बारे में। थोड़ा बहुत हिंदी सीख लेते हैं, लेकिन जो हमारे जिसके ऊपर हमें गर्व है कि हमारी किसी पुराने ज़माने में हमारा साइंस कितनी डेवलप की हुई और हर चीज़ों में हम सबसे आगे रहे हैं, हम जो थ्योरीज दी हैं वो जो आगे आई हैं, तो उससे वो चाहते हैं कि जो भारतीय मूल के अपने बच्चों को भी वही चीज़ दिखाएं कि भैया ये हिंदुस्तान हमेशा जिसको कि आप मजाक उड़ाते थे, उनके पर हंसते थे, ये चीज़ उन्होंने की है और अब वही भारत आ गया है। अब जो मॉडर्न इंडिया है वो जवान आदमियों के हाथ में है और वो भारत को आगे लेके जाए। नहीं, क्या आप ये कह रहे हैं कि पिछले 2 दशकों में तकरीबन ये बदलाव हुआ है, जो खुद प्रधानमंत्री वहाँ कह के आए थे कि ये सपेरों का देश हुआ करता था और अब जो है सॉफ्टवेयर का देश है। वो तो सिर्फ फेरी टेल है, आजकल कहाँ सपेरे मिलते हैं, आजकल इस जमाने में तो नहीं है। लेकिन इसके अलावा बात ये भी हो रही है कि भाई 100 साल हो गए हैं इस वक्त, क्योंकि जिस दिन मनाया जाता है, खासकर महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से लौटे थे इसी दिन, 9 जनवरी की बात हो रही है, तो 1915 में वो लौटे और अब 2015, यानी कि पूरे 100 साल इसको हो गए। लेकिन इसी मौके पर भी विवाद ये भी हो गया कि गोपाल कृष्ण गांधी जो ग्रैंडसन है महात्मा गांधी के, वो नहीं आए और उन्होंने एक पर्सनल जो है क्रिटिसिज्म प्रधानमंत्री का किया। डेमोक्रेसी में ये चलता है, क्योंकि उनके भी कुछ एजेंडा होते होंगे अपने, और नहीं आने से कुछ उसकी जो इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस है वो नहीं जाती है। असली चीज़ ये है कि लोग बाग वहाँ आए हैं, बहुत खुश हुए हैं, जो उन्होंने एड्रेसेस जो अपने इश्यूज बढ़ाए रखे थे वो एड्रेस किए जा रहे हैं। पर्सनैलिटी के ऊपर आप हमेशा कभी भी उसके ऊपर ध्यान नहीं। आपको लगता है कि गांधी जी के नाम पर दिन का मनाया जाना और उसके बाद उन्हीं के ग्रैंडसन का नाम? नहीं, गांधी जी एक फैमिली के नहीं है, गांधी जी सारे हिंदुस्तान के, भारतवर्ष के हैं और सबका उनके बगल में। इससे महत्व कोई असर नहीं पड़ेगा? मेरे ख्याल में तो कुछ नहीं, ये बेकार में ये थोड़ा जर्नलिस्ट ने इसको थोड़ा सा उन्होंने ज्यादा बड़ा चढ़ा दिया, हम लोगों पर आरोप है। नहीं, आरोप नहीं है, मैं एक आपका जैसे आप मुझ पर टिप्पणी कर सकती हैं, मैं भी आपके ऊपर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वीबी सोनी जी स्टूडियो में आने के लिए उस चर्चा के लिए। तो फिलहाल ये थी हमारी पहली खबर। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल एनएन वोहरा ने राज्य में सरकार न बनने की सूरत में गवर्नर रूल लगाए जाने का विकल्प सुझाया है। केंद्र सरकार को भेजी अपनी रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि अगर कोई राजनीतिक दल सरकार नहीं बना पाता है तो राष्ट्रपति शासन भी एक विकल्प है। इससे पहले राज्य के कार्यवाहक मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राज्यपाल से मिलकर अपना पद छोड़ने की इच्छा जताई थी। 23 दिसंबर को नतीजे आने के बाद से अब तक जम्मू कश्मीर में सरकार को लेकर ऊहापोह बना हुआ है। राज्य विधानसभा का कार्यकाल 19 जनवरी को खत्म हो रहा है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले ही सियासी पार्टियां व्यापारियों को लुभाने में जुट गई हैं। आम आदमी पार्टी जहां व्यापारियों पर छापे से इनकार कर रही है, वहीं बीजेपी का यह दावा है कि 49 दिनों की सरकार के दौरान केजरीवाल सरकार ने वैट के 150 से ज्यादा छापे मारे।
दिल्ली विधानसभा चुनाव की आहट के बीच आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी अपने प्रचार में वैट समेत व्यापारियों से जुड़े कई वादे कर रही है। इस पर बीजेपी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी व्यापारियों को गुमराह कर रही है। कुछ दल माहिर हैं लोगों के पर्सनल इमेज को टार्निश करने के लिए, लोगों के बारे में मीडिया में सनसनी फैलाने के लिए, लोगों के बारे में कुछ भी कह करके भाग जाने के लिए। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल की 49 दिन की सरकार में कई जगह व्यापारियों पर छापे पड़े। आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों को नकारते हुए इन्हें बीजेपी की गलत बयानी करार दिया है। जब हम ये बात कहते हैं तो हमारा कहने का मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस तरीके से पैसा कमाने के लिए रेट डलवाया गया उस तरीके के रेट की वकालत हम नहीं करते। इधर लगभग दर्जन भर लोगों ने गुरुवार को कांग्रेस का दामन थाम लिया। इस मौके पर पार्टी ने दावा किया कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी से लोगों का मोह भंग हो रहा है। हमारे शीर्ष नेताओं की रैली का बात है, तो एक बार चुनाव दिल्ली में डिक्लेयर हो जाए तो हम उसका कार्यक्रम भी जरूर जो है घोषित करेंगे। हालांकि चुनाव की तारीखों का अभी तक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन राजधानी में सियासी पारा गर्म है। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबले की संभावना है, जिससे राजनीतिक तस्वीर दिलचस्प हो गई है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। और इस बीच दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता शीला दीक्षित के एक बयान से विवाद पैदा हो गया है। उन्होंने कहा है कि सांप्रदायिक पार्टी को सत्ता से दूर रखने के लिए कांग्रेस ने पिछली बार आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया था। केजरीवाल ने इसके जवाब में कहा है कि कांग्रेस ने पहले ही हार मान ली है। बीजेपी को नहीं दिया था क्योंकि बीजेपी एक कम्युनल पार्टी है और हम कम्युनल पार्टीज के साथ अपना सांठगांठ नहीं कर सकते हैं। उसके बावजूद वो सरकार नहीं चली। अब क्या परिस्थिति आएगी ये कहना बड़ा मुश्किल है, कौन कितने लाता है। पर 3 कॉर्नर्ड कॉन्टेस्ट जिस तरह से पिछली दफा था उसी तरह से अब की बार भी है। पेरिस में आज फिर हमला हुआ है। शहर के दक्षिणी इलाके में हथियारबंद आतंकी ने इस हमले को अंजाम दिया। इसमें एक महिला पुलिसकर्मी की मौत हो गई जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। इस बीच कार्टून मैगजीन शार्ली एब्दो के ऑफिस पर हमला करने वाले आतंकियों की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। उसका दावा है कि 3 संदिग्ध हमलावरों में से एक ने आत्मसमर्पण कर दिया है। कार्टून मैगजीन शार्ली एब्दो के दफ्तर पर आतंकी हमले के 24 घंटे के अंदर ही पेरिस के दक्षिणी इलाके में फिर आतंकी हमला हुआ। हमले में एक महिला कर्मी की मौत हो गई। इस बीच पुलिस ने दावा किया है कि बुधवार को हुए हमले में शामिल संदिग्ध आतंकियों की पहचान कर ली गई है। इनमें से एक संदिग्ध ने बुधवार देर रात आत्मसमर्पण कर दिया। हमले के 2 और आरोपियों की तस्वीर जारी की गई है। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा होलांद ने हमले के विरोध में 3 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया। Cette fusillade d'une violence extrême a tué 12 personnes et en a blessé plusieurs. Des dessinateurs de grand talent, des chroniqueurs courageux sont morts. इस आतंकी हमले की दुनिया भर में कड़ी निंदा हुई है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इसे मीडिया पर कायराना हमला बताया। घटना के विरोध में दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। We must not fall into that trap. This is a moment for solidarity. Around the world, we must stand strong for freedom of expression and tolerance and stand against the forces of division and hate. Appropriate for me to express my deepest sympathies to the people of Paris and the people of France for the terrible terrorist attack that took place earlier today. शार्ली एब्दो के दफ्तर पर बुधवार सुबह हुए हमले में पत्रिका के संपादक, रिपोर्टर और कार्टूनिस्ट समेत 12 लोग मारे गए थे। आतंकी हमले के बाद फ्रांस में कई जगह हिंसक झड़पों की भी खबरें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और पेरिस जैसी घटनाओं को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद निरोधी नेटवर्क स्थापित करना आवश्यक है। इसको लेकर भारत में भी चिंता है और भारत हमेशा इसकी मांग करता रहा है, लेकिन अभी भी दुनिया के देशों के बीच इसके लिए जो जरूरी सहमति होनी चाहिए वो नहीं बन पाई है। पिछले साल अक्टूबर में दिल्ली में दुनिया भर के देशों का म्यूनिक सिक्योरिटी सम्मेलन हुआ। तब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आतंकवाद पर अंतर्राष्ट्रीय संधि के लिए एक समग्र समझौता बनाने की मांग की थी, लेकिन समझौता तो दूर, अब तक आतंकवाद की सर्वमान्य परिभाषा भी नहीं बन पाई। आतंकवाद को अब भी वैश्विक नहीं बल्कि द्विपक्षीय मसला मानकर हल करने की कोशिश की जाती है। वर्धमान धमाके के बाद बांग्लादेश और भारत के बीच सहयोग इसकी बड़ी मिसाल है। When I say international cooperation, I also mean that there should be
a uniform definition of a terrorist and terrorism. If you don't have that, whatever organizations or institutions you frame will not work. दरअसल अमेरिका में 9/11 हमले के बाद आतंकवाद को पहली बार वैश्विक समस्या माना गया, लेकिन हमले के 14 साल बाद भी इससे निपटने के लिए वैश्विक मानदंड तय नहीं हुए। साझा रणनीति भी अब तक नहीं बन पाई है। संयुक्त राष्ट्र में कुछ प्रस्ताव जरूर पारित हुए, लेकिन आतंकवाद पर ये समग्र प्रस्ताव नहीं हैं। साझी कार्रवाई की दिशा में ये सबसे बड़ी अड़चन है। Right now there is no international mechanism against terrorism. There is the normal security mechanism which operates through the Security Council. The United Nations has passed several resolutions against terrorism, but one critical resolution issue is still left, which is the definition of terrorism. आतंकवाद के मसले पर कई देशों ने भारत के साथ सहयोग करना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी भी धर्म को आतंकवाद से अलग कर देखने की प्रवृत्ति गई नहीं है। यही वजह है कि कई बार कई देश आतंकवाद का मुकाबला करने की बजाय आतंकवाद को प्रश्रय देने लगते हैं। कुआलालंपुर में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC सम्मेलन में आतंकवाद पर सहमति के आसार बने थे, लेकिन पाकिस्तान समेत कुछ देशों के कारण ये संभव नहीं हो पाया। 9/11 के बाद संयुक्त राष्ट्र में काउंटर टेररिज्म कमेटी भी बनी, वो भी परिभाषा के सवाल पर ही जद्दोजहद कर रही है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। पड़ोसी देश श्रीलंका में आज राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए 70% से ज्यादा वोटिंग हुई। मौजूदा राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे ने 6 साल का अपना कार्यकाल खत्म होने से 2 साल पहले ही ये चुनाव करवाए, लेकिन रिकॉर्ड तीसरी बार राष्ट्रपति बनने के लिए उनका ये दाव कितना कारगर साबित हुआ, इसके लिए आने वाले कल का इंतजार करना पड़ेगा, नतीजों का इंतजार करना होगा। चुनाव में उतरे कुल 19 उम्मीदवारों में महिंदा राजपक्षे को सबसे बड़ी टक्कर विपक्षी उम्मीदवार मैत्रीपाला सिरिसेना से मिली। श्रीलंका के राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने पहुंचे मतदाताओं की तादाद से पता चलता है कि दशकों बाद मुकाबला कांटे का हुआ। देश में 1000 से अधिक मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतारें थीं। तमिल बहुल उत्तरी और पूर्वी प्रांत के अलावा मुस्लिम बहुल पुट्टालम प्रांत में भी वोटर पूरे जोश में दिखे। राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे ने वोटिंग के बाद अपनी जीत का दावा किया। අපි අතිවිශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් ලබනවා. අපේ ජයග්‍රහණය අතිවිශිෂ්ට වෙන්නේ පරාජිතයාට වඩාත් හොඳට සලකන එකයි. ඒක තමයි මම විශ්වාස කරන්නේ. चुनाव में कुल 19 उम्मीदवार हैं, लेकिन महिंदा राजपक्षे को सबसे कड़ी चुनौती मैत्रीपाला सिरिसेना से मिली। सिरिसेना महिंदा राजपक्षे की सरकार में आखिरी वक्त तक स्वास्थ्य मंत्री थे, लेकिन चुनाव के ऐलान के तुरंत बाद वो विपक्षी पार्टी UNP की तरफ से मैदान में उतर गए। सिरिसेना को तमिल नेशनलिस्ट अलायंस सहित कई बड़ी पार्टियों का समर्थन हासिल है। राजपक्षे ने अपने कार्यकाल में गृह युद्ध की समाप्ति, बुनियादी ढांचे का विकास, कोयला पावर प्लांट, नए बंदरगाह और हवाई अड्डों के निर्माण जैसे कामों पर जनता से वोट मांगा। सिरिसेना भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और कुशासन के आरोपों पर राजपक्षे को घेर रहे हैं। सिरिसेना ने राष्ट्रपति बनने के 100 दिन के अंदर संवैधानिक और लोकतांत्रिक सुधारों का वादा भी किया। රට සහ ජනතාව වෙනුවෙන් අපේ මාතෘභූමිය වෙනුවෙන් විශාල වගකීමක් ඉසිලීමට මේ රටේ අති බහුතරයක් ජනතාව මම දන්නවා විශ්වාස කරනවා මා වෙත 500 ලකුණට ඡන්දේ පාවිච්චි කරනවා ස්ථිරවම අපි ජයග්‍රහණය කරනවා। राजपक्षे और सिरिसेना दोनों बहुसंख्यक सिंहला बौद्ध समुदाय से आते हैं, लेकिन सिरिसेना की ग्रामीण इलाकों में अच्छी पकड़ है। अल्पसंख्यक तमिल और मुस्लिम समुदाय भी सिरिसेना के साथ मजबूती से खड़ा है। तमिल लंबे वक्त से अपने इलाकों से सेना की वापसी की मांग कर रहे हैं। वहीं राजपक्षे पिछले 1 दशक से देश के सबसे बड़े नेता रहे हैं। It's a very crucial election and it is very critical election as far as the Tamil people in Sri Lanka are concerned, and the whole world is looking for the outcome. बहरहाल नए राष्ट्रपति के सामने बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदाय के बीच मेल मिलाप सबसे बड़ी चुनौती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर भारत में ठंड का कहर अगले कुछ दिन तक कम होने के आसार नहीं लग रहे हैं। श्रीनगर में पारा -4.2 और लेह में -16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शीतलहर और घने कोहरे से रेल और हवाई यातायात आज फिर सुस्त रहा। दिल्ली से 100 से ज़्यादा ट्रेनें देरी से चलीं, जबकि 35 उड़ानों का वक्त भी बदलना पड़ा। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में सर्दी का सितम फिर तेज हो गया है।
नए साल के खुशगवार मौसम के बाद पहाड़ों पर फिर ताज़ा बर्फबारी हुई। इसका असर मैदानी इलाकों में दिखने लगा है। दिल्ली में घने कोहरे के साथ शुरू हुई सुबह ने जनजीवन की रफ्तार ढीली कर दी। घने कोहरे की वजह से दिल्ली में सुबह विजिबिलिटी 20 मीटर से भी कम रह गई। शहर का न्यूनतम तापमान बुधवार के मुकाबले 2 डिग्री कम यानी 6.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजस्थान और पंजाब में भी ठंड के ठिठुरन से आम जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। राजस्थान के चूरू जिले में तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं जयपुर में पारा 6.6 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। अमृतसर में पारा 2.4 डिग्री सेल्सियस और लुधियाना में 2.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पहाड़ी इलाकों का हाल और भी बुरा है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बुधवार रात का तापमान -4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं लेह इलाके में पारा 0 से 16 डिग्री नीचे जा पहुंचा। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक पहाड़ी और मैदानी इलाकों में अगले कुछ दिन तक सर्दी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब खेल। सिडनी टेस्ट के तीसरे दिन कप्तान विराट कोहली और लोकेश राहुल की शतकीय पारी की बदौलत भारत ने 5 विकेट पर 342 रन बना लिए हैं। हालांकि भारत अब भी ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी के 572 स्कोर से 230 रन पीछे है। विराट कोहली 140 रन और रिद्धिमान साहा 14 रन बनाकर क्रीज पर हैं। बल्लेबाज लोकेश राहुल ने 110 रन बेहतरीन पारी खेली और अपने टेस्ट करियर का पहला शतक जमाया। वहीं कोहली ने टेस्ट करियर का 10वां और सीरीज में चौथा शतक जड़ा। विराट कोहली बतौर कप्तान टेस्ट क्रिकेट में पहली 3 पारियों में शतक लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज हैं। उन्होंने एक सीरीज में 4 शतक लगाने के सुनील गावस्कर के रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली है। और चलते चलते देश की कुछ और बड़ी खबरों पर एक नजर। नमस्कार। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने आज दिल्ली में एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति ने एकता और सांप्रदायिक सौहार्द में एनसीसी के योगदान की सराहना की। उन्होंने कैडेट से एड्स, ड्रग्स, दहेज, प्रौढ़ शिक्षा जैसे मुद्दों पर जागरूकता फैलाने की अपील की। राज्यसभा के उपसभापति प्रोफेसर पीजे कुरियन ने संसद की कार्यवाही में गतिरोध पर चिंता जताई है। नागपुर में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे कुरियन ने इसके लिए सरकार को बेहतर माहौल बनाने और विपक्ष से सकारात्मक भूमिका निभाने की बात कही। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने आज दिल्ली में नेशनल साइंस ड्रामा फेस्टिवल का उद्घाटन किया। 2 दिन तक चलने वाले समारोह का मकसद नाटकों के जरिए छात्रों में विज्ञान की रुचि पैदा करना है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने वरिष्ठ भारतीय राजनयिक अतुल खरे को संयुक्त राष्ट्र के डिपार्टमेंट ऑफ फील्ड सपोर्ट का प्रमुख बनाया है। यह विभाग दुनिया भर में आपदाग्रस्त और विवादास्पद इलाकों में शांति अभियानों में मदद करता है। दिल्ली के पुलिस आयुक्त बीएस बस्सी ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर को सुनंदा पुष्कर हत्या मामले में नोटिस भेजने से इनकार किया है। थरूर की पत्नी सुनंदा की मौत की जांच के लिए पुलिस ने एसआईटी का गठन किया है। दो हफ्ते की फरलो पर जेल से बाहर आए अभिनेता संजय दत्त आज वापस यरवदा जेल चले गए। संजय दत्त ने जेल अधिकारियों से और 2 हफ्ते बाहर रहने की मांग की थी, लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई। असम के चिरांग जिले से पुलिस ने बुधवार रात चरमपंथी संगठन एनडीएफ-बीएस के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसी संगठन ने बीते दिसंबर असम में बड़ा हमला किया था, इसमें 70 लोग मारे गए थे। 2 दिन की गिरावट के बाद शेयर बाजार में आज जबरदस्त उछाल दर्ज की गई। सेंसेक्स 366 अंकों की उछाल के साथ 27,275 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी भी 132 अंकों की बढ़त के साथ 8,235 पर बंद हुआ।